ज्योग्राफी सीरीज़ के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये भारत का मैप है और भारत के मैप पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के अलग अलग राज्य इस पर चिन्हित किए गए हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि आप लोग भी भारत का एक रॉ मैप लें और उस पर आउटलाइन करके उनके अलग अलग राज्य तथा उनकी राजधानियों को उस पर चिन्हित करें। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप अगर एक बार इसे ध्यान से बना लेंगे एक दो बार और फिर उसे थोड़े टाइम पे रिवाइज करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है लेह लद्दाख। देखिए, सबसे बड़ा ज़िला। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी बीपीएससी के द्वारा जब इसका आंसर रिलीज़ किया गया था, क्योंकि भारत का जो 2011 का जनगणना हुआ है उसके हिसाब से ये जो कच्छ है ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला हुआ करता था। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है तो फिर लेह जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वो सबसे बड़ा हो गया है। तो ये जो है 66वीं जो 2020 में परीक्षा हुई थी इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में क्रमशः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पृथक करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित लेह जिला वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य का कच्छ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना है। तो पहले तो ये बी माना था, लेकिन आप अब जब भी कोई एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर लेह ही डालेंगे। ठीक है, और आपसे अगर दूसरा जिला पूछा तो आप कच्छ बताएंगे। दंडकारण्य रीजन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है दंडकारण्य क्षेत्र ये कई राज्यों में अलग अलग बटा हुआ है, तो जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जिसका विस्तार उड़ीसा के विभिन्न जगह हैं, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश आदि में फैला हुआ है। तो यहाँ पे चूँकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सारा दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर ई माना गया था। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज़ द स्मॉलेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया। यानी कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आप गौर करेंगे कि ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है कुल 36 द्वीपों से मिलकर बनाया गया है। तो और उसका जो क्षेत्रफल है वो कुल मिलाकर 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है, तो इसलिए सबसे छोटा यही मालूम पड़ता है। ठीक है, आइए एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। यानी क्षेत्रफल से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है। लक्षद्वीप की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, वर्तमान समय में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। JPB जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया, ये तीनों को मिलाकर एक समिति बनाई गई थी। तो कह रहा है कि JPB समिति ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके विरोध में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पोट्टी श्रीरामलू, ये नाम याद रखेंगे, नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 56 दिन की आमरण अनशन के बाद उनका डेथ 15 दिसंबर 1952 को उनका डेथ हो गया। ठीक है, मृत्यु हो गई।
आंदोलन तीव्र और हिंसक हो गया। फलस्वरूप पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार एक नए राज्य जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। वर्ष 1953 में नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश की केवल 10 वर्ष के लिए ही राजधानी रही। नई राजधानी अमरावती होगी। यानी अब आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो आप अमरावती बताएंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियां घोषित की हैं। विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायिका राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। लेकिन देखिए ये जो है पुराना न्यूज़ है। अब ऐसा कोई ये 3 राजधानी वाला जो प्लान था इसको फिर से छोड़ दिया गया है। और अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी राजधानी है तो आप राजधानी अमरावती ही बताएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो आप एक लाइन से जो है कुछ राज्यों का गठन और उसका साल ध्यान रखेंगे, है ना। तो अगर 1948 की बात करें तो 1948 में बहुत सारे राज्य थे। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी राज्य का गठन 1948 में नहीं किया गया है, जबकि इन राज्यों के गठन का साल इस प्रकार है। तो अगर आप राज्यों का नाम और इस तरह से उसकी राजधानी और उसका गठन का वर्ष याद कर लेंगे तो काफ़ी आपको सहायता होगी। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ। सिलवासा राजधानी है कहाँ की? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। प्रश्नकाल में सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में दादर और नगर हवेली को जोड़ दिया गया है दमन और दीव के साथ, तो अब उसकी राजधानी जो है दमन हो गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये सबको मिलाकर जो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है उसकी राजधानी दमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली आप इसको टिक कर लेंगे। और पॉपुलेशन भी यहाँ का बहुत ज़्यादा है। प्रश्नकाल में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था। इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अब जम्मू कश्मीर का हो गया है। तो अब एरिया वाइज अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है तो आप इसमें जम्मू कश्मीर लगाएंगे। आगे देखते हैं। दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, स्वायत्त परिषद है। तो दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक है। 59वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा इसे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया ना, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। और इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 59वां तो अधिकतर लोगों को पता होता है, 70वां भी इसके साथ आप एक नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसमें से देखिए हरियाणा भी सम्मिलित है, राजस्थान भी और उत्तर प्रदेश भी है। और ये जो हमारा पंजाब है ये नहीं है, क्योंकि पंजाब जो है काफ़ी उसका डिस्टेंस है दिल्ली से, वो कहीं सीधा सीमा तो बनाता नहीं है, इसलिए पंजाब इसका उत्तर नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2017 तक लगभग 54,884 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नए समावेशी क्षेत्र सहित, है ना, विस्तृत है। इसमें हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान, देखिए ये आप अगर एरिया नहीं भी याद रहता है तो कम से कम ये राज्य याद रखें, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उसके साथ संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र, ये सब मिला के दिल्ली एनसीआर बनता है। तो पंजाब तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। उसका देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये याद रखिएगा कि एनसीआर के क्षेत्रफल का जो सर्वाधिक योगदान है वो हरियाणा का है, और हरियाणा के 13 जिलों का हिस्सा इस दिल्ली एनसीआर में आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है और फिर
राजस्थान का आता है और फिर दिल्ली का भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ स्थित है, तो कह रहा है कि सारनाथ कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है राज्य कहाँ है, मतलब किस राज्य में सारनाथ स्थित है। सारनाथ तो वैसे देखिए उत्तर प्रदेश में है, और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो है एक भारत का जो स्मारक है जिसे अशोक चिन्ह भी कहते हैं, तो यहीं सारनाथ में ही है। और गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में ही उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। तो इसलिए भी सारनाथ का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो है सम्राट अशोक महान ने ईंटों से 128 फीट ऊंचे धमेख स्तूप का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि अशोक ने करवाया था। उसके बाद यहाँ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है, इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। रांची का शहर कहाँ स्थित है, तो रांची आप लोग जानते ही हैं कि झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड में स्थित है। उसके बाद झारखंड की शिमला भी कहा जाता है, रांची को जो है झारखंड की शिमला भी कहा जाता है, ये भी लाइन याद रखिए आप लोग, झारखंड की शिमला की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद देखिए, झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सिंपल है, ये रांची है। उसका निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो अगर आप एरिया वाइज बात करेंगे तो सबसे कम इन सभी में से तमिलनाडु का है, ठीक है। आप एक बार भारत का मैप देखिए, फिजिकल मैप देखें, उसके बाद पॉलिटिकल मैप देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, देखिए चेरापूंजी जो है मेघालय में है, और मेघालय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले स्थानों में चेरापूंजी का नाम आता है, ठीक है। वहीं पर जो है मोनसिन राम भी अवस्थित है, तो मोनसिन राम जो है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, यहाँ लगभग 1170 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसून राम से पहले चेरापूंजी विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, अब यह स्थान मानसून राम को प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब बताना है कि सबसे पहले सबसे बड़ा बताना है, फिर उसका सब छोटा बताना है। देखिए इसमें जो है 3 नंबर, यानी हमारा जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश बड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश, तो इसी क्रम में होगा 3 2 1 4, ठीक है। तो बी हम लगाते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्र के हिसाब से, पहले ये मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजित हो जाने के बाद, मध्य प्रदेश से अलग हो जाने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा और फिर छोटा, तो यहाँ पे भी देखिए राजस्थान है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो सबसे पहले राजस्थान होगा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, पहले राजस्थान है फिर महाराष्ट्र होगा, उसके बाद अगर बात करें तो कर्नाटक होना चाहिए, ठीक है, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। तो इस क्रम में अगर बात करें तो ये हमारा राजस्थान जो है ये 1 पे है, 1 के बाद 3, फिर 4 और फिर 2, तो इस क्रम की अगर बात करें तो ये हमारा सी में है। ओके, प्रश्न का दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल घटते क्रम में निम्न है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये याद रखिए, मैंने पहले लेक्चर में भी ये करवाया है आपको, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है ना, और जनसंख्या की दृष्टि से अब हम विश्व में पहले स्थान पर हो गए हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी जनसंख्या का क्या अनुपात है,
तो जनसंख्या की अगर जहाँ तक बात करें तो भारत में विश्व की 17% जनसंख्या रहती है, यानी विश्व के 2.4 क्षेत्र पर विश्व का 17% जनसंख्या रहती है। ये देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है भारत की, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है भारत में। तो देखते हैं भारत का क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, और ये विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, अगर आप शुरुआत के अगर 7 देशों को याद रखना चाहते हैं जरूर करें। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। जनसंख्या के हिसाब से हम लोग बात कर ही चुके हैं कि भारत जो है अब पहले स्थान पर आ गया है। तो पहले स्थान पे भारत हो जाएगा, दूसरे पे चीन, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। तो देखिए ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये 10.4% है। राजस्थान राज्य भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। एक बार चेक करते हैं, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं ये तो गलत है, भारत तो 7वां सबसे बड़ा देश है ना भौगोलिक आधार पर। अच्छा आगे देखते हैं, यह स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। तो जी हाँ, ये तो हो सकता है। अगला देखते हैं, समुच्च भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में है। देखिए पूरा भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा जो है वो 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उसके बाद भी है, तो इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल सही है, हमने पिछले कक्षा में इसका बात कर चुके हैं। तो इस हिसाब से 2 और 4 ये हमारा सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, और 82.5 डिग्री जो है यमयोत्तर, ये भारत की तिथि निर्धारण समय निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम स्थापित करें। तो जहाँ तक अगर राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें राजस्थान बना है, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और फिर तीन ही राज्य इसमें दिया हुआ है। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, महाराष्ट्र राजस्थान पहले बना है, फिर महाराष्ट्र बना है और फिर हरियाणा। ठीक है, तो एक राज्य के रूप में प्रशासनिक प्रादुर्भाव 1 नवंबर 1956, 1 मई 1960 और 1 नवंबर 1966 को हुआ। यानी राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को होता है, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को होता है और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो निम्न में से अगर बात की जाए तो सी अगर यानी कि अंडमान निकोबार। अगर संपूर्ण यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध करें। यानी नीचे जो राज्य दिए गए हैं ये पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे भारत सरकार ने इन्हें राज्यों में परिवर्तित किया। तो यही पूछ रहा है कि किस क्रम में इनको राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर जो है सबसे पहले देखिए नागालैंड का होगा। ठीक है, उसके बाद मेघालय को दिया गया था, उसके बाद सिक्किम को दिया गया था 1975 में, और फिर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो इस हिसाब से कूट हमारा बन जाएगा नागालैंड यानी 2 में, मेघालय 4, सिक्किम 3 और फिर 1, 2 4 3 1, 2 4 3। देखिए ऑप्शन ए में ही हमें ये आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कोहिमा जो है ये हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है और कोट्टयम हमारे केरल में पड़ता है। ठीक है, तो कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा अगर सड़क मार्ग से करते हैं तो हमें भारत के अंदर कम से कम 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये 7 राज्य कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहले हम उधर से जब चलेंगे कोहिमा से, तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो नागालैंड हो जाएगा पहला। फिर असम आएंगे, असम के बाद हम लोग पश्चिम बंगाल आएंगे, पश्चिम बंगाल से फिर उड़ीसा चले जाएंगे, उड़ीसा से फिर हम लोग आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग तमिलनाडु चले जाएंगे और तमिलनाडु से फिर केरल चले जाएंगे। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से गुजरेंगे हम लोग। ये यूपीएससी यानी आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं, दिए हुए मानचित्र में संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको पहचान करना है कि ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो है दादर एवं नगर हवेली का क्षेत्र दिखा रहा है। ये मैप वैसे उतना क्लियर तो है नहीं, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन भी था, यूपीएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत चित्र दादर एवं नगर हवेली संघ शासित प्रदेश की है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा में आप अंडमान निकोबार नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर होगा, इन बातों का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 राज्य तथा सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं, उन्हें सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की अगर बात करें तो कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो अगर इस कूट को अगर मिलाइएगा तो ये बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर मिलेगा। अगला देखते हैं, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है वह कौन सा राज्य है। तो देखिए समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो बेंगलोर जो है ये सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि बेंगलोर जो है एक पहाड़ी वाले क्षेत्र पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारा बेंगलोर सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा। जैसे जैसे हम लोग हिमालयन क्षेत्र में जाएंगे वैसे वैसे जो धरातल की ऊंचाई है समुद्र तल से वो बढ़ती जाती है। तो ये जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर बेंगलोर ही होगा। 76वां क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कह रहा है कि एम एक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। उसने निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र जाने की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जहाँ तक बात करें 34 डिग्री नॉर्थ की बात करो तो यानी काफ़ी उत्तर में आता है, तो यानी ये हमारा अंडमान निकोबार नहीं होगा, पुडुचेरी नहीं होगा, लक्षद्वीप नहीं होगा, ये हमारा लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख जो है यही सबसे ज़्यादा उत्तर में है और हमें यहाँ पे 34 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लद्दाख से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों मोरवारी लद्दाख एवं जस्कर श्रेणियों के बीच लेह जिले में स्थित एक हिमानीकृत झील है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद लद्दाख को दर्रों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, दर्रा माने पासेस। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद इसका वातावरण अत्यंत कठोर है और यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सबसे शुष्क निवास स्थानों में से भी एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और आपको बताना है कि एक ABCD जो दिया गया हो किन किन राज्यों की बात कर रहा है। देखिए 3 नंबर जो है 3 ये हमारा त्रिपुरा की बात करता है, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं 3, त्रिपुरा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 में नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद डी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखिए 3 में हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, 1 हमारा नागालैंड हो जाएगा, 2 हमारा मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और 4 जो है हमारा मिजोरम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कूट की बात करेंगे तो ए पे 3 हो जाएगा और बी पे 4 और सी पर 1, यानी हमारा आंसर डी इसका उत्तर हो जाएगा।
इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपको मैप की जानकारी है तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लिया जाए। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के मध्य स्थित है। यह तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा तथा उत्तर पूर्व में असम तथा पूर्व में मिजोरम से जुड़ा हुआ है। नक्शे में इसकी अवस्थिति 3 है। जो नक्शा ऊपर दिया गया था ये वाला, इसमें इसकी अवस्थिति ये 3 नंबर पे है, ये वाला। उसके बाद कह रहा है मिजोरम पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में त्रिपुरा और असम से घिरा हुआ है। नागालैंड के पश्चिम तथा उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में मणिपुर है। इसके पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश है। मणिपुर के पूर्व में म्यांमार, दक्षिण पश्चिम में असम, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में मिजोरम है। नक्शे पर इसकी अवस्थिति 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है और आपको बताना है कि किस राज्य में अवस्थित है। तो अगर बाघेल खंड की बात करें तो बाघेल खंड जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र में आता है। उसके बाद कुटंड की अगर जहाँ तक बात करें तो ये केरल में अवस्थित है। उसके बाद सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र जो है हमारा गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। और राठ जो है ये वेस्ट बंगाल में। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो 1 का 2 और बी का 3, तो हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। कह रहा है उपर्युक्त राज्यों में से कौन से क्रम बृहत्तम से लघुत्तम की ओर है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा बताना है फिर सबसे छोटा बताना है। तो ये जो राज्य इसमें दिए गए हैं, ठीक है, तो इन राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। तो अगर इन राज्यों की बात करें तो इसमें देखिए सबसे छोटा तो उत्तराखंड होगा, ठीक है। तो यानी हमारे उत्तर में 4 तो होना ही चाहिए, यानी ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। और 3 और 4, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और 1 नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें हमारा उत्तर 1 और 4 होगा, यानी सी होगा इसका आंसर, ठीक है। ए है, यानी 3 और 4 आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड हमारे जो प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे 3 और 4 इसका उत्तर निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। श्रीनगर, गिलगित, कारगिल और बनिहाल। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपर्युक्त स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है कारगिल आएगा। एक सेकंड हाइलाइटर ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले गिलगिट आता है। गिलगिट जो है ऊपर की तरफ यहाँ से देखिए एक नदी भी बहती है, तो सबसे पहले 2 होगा, सबसे उत्तर में गिलगिट है। उसके बाद कारगिल का क्षेत्र आता है, उसके बाद श्रीनगर का आता है और उसके बाद बनिहाल का क्षेत्र आएगा। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप पे इसी क्रम में आएगा, तो यानी हमारा सबसे पहले 2 होना चाहिए, ठीक है, और फिर होना चाहिए कारगिल। 2 3 1 4, यानी सी है ऑप्शन हमारा उत्तर। यहाँ देखिए सॉरी नीचे आंसर भी दिया हुआ है। दिए गए कश्मीर क्षेत्र के स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले है गिलगिट, फिर कारगिल, फिर श्रीनगर और फिर बनिहाल। उल्लेखनीय है कि 1998 में कारगिल क्षेत्र में ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मानचित्र में पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र ए, बी, सी और डी से चिन्हित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नाम से सम्मिलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची में दिए गए नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये जो करैकल, माहे, पौंडीचेरी और यनम जो है ये सब पौंडीचेरी का ही अलग अलग राज्यों में अवस्थित क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर जहाँ तक इसकी बात करें तो ए जो है ए यहाँ पे करैकल होगा, ठीक है, ए के स्थान पर करैकल होगा। उसके बाद जहाँ तक डी की बात है तो डी में यमन होगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी की बात करें तो बी में ए में यहाँ देखिए माहे हो जाएगा ए में, बी में करैकल हो जाएगा
और सी में पौंडीचेरी और डी में यनम। ओके, तो इस तरह से देखिए है, पहला हो जाएगा माहे, ए में, बी में करैकल, सी में पौंडीचेरी और बी में यनम। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर जहाँ तक बात करें तो करैकल जो है यह तमिलनाडु में अवस्थित है, माहे जो है वो केरल में अवस्थित है, उसके बाद पौंडीचेरी तमिलनाडु के मध्य स्थित है, और यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के कच्छ रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः है। तो ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का पड़ता है, और इसमें जो है गुजरात के मानचित्र को अंकित किया गया है, तथा यह एक मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़ रेलवे जंक्शन है। तो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो अब नहीं पूछा जाता यूपीएससी में, बट इसको मैं हैश लगा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक सीमावर्ती जिले की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। कह रहा है 10,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह जिला उत्तर और दक्षिण पश्चिम में 2 राष्ट्रों से घिरा हुआ है। नदी न्याम्यांगचू इससे गुजरती है। आलू, मक्का और ज्वार बाजरा इस जिले की मुख्य फसलें हैं। मठों के अतिरिक्त इस जिले और इसके आसपास के स्थानों में पर्यटक आकर्षणों में सेला पास, पित्सियो लेक, वॉर मेमोरियल, जसवंतगढ़ इत्यादि प्रमुख है। लोसर इस जिले का प्रमुख त्यौहार है। तो जहाँ तक की बात की जा रही है, ये अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग का इलाका है, वहाँ ये सारी जो बातें कही गई हैं प्रश्न में, वहाँ की विशिष्टताएं हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला 10,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, और प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की मुख्य फसल जो है वह ज्वार, बाजरा, आलू, मक्का इत्यादि है। विदित हो कि लोसर जो है वो यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो इस हिसाब से इसका उत्तर डी हो जाएगा। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें तो प्रश्न में कह रहा है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य है? तो अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो इसमें देखिए गुजरात आ जाता है। गुजरात जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर दूसरा बात करें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, इसलिए इसे भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सी में देखते हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, गुजरात। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी देखिए गुजरात है। अगला हम लोग ये देखते हैं हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। उपर्युक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सबसे बेस्ट आंसर डी में निकल के आता है। तो इस तरह आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो अगर इन चारों राज्यों की बात करें तो देखिए केरल जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक से सीमा बनाता है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब से बनाता है। ठीक है, तो पहले तो केरल साइड कर दीजिए, केरल इसका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद
बाकी इसमें से बात की जाए तो ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है कई राज्यों से लगाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस तरीके से। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा के राज्यों से सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से देखिए झारखंड की सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की सीमा लगती है और छत्तीसगढ़ की लगती है। पंजाब की सीमा नहीं लगती बल्कि हरियाणा की लगती है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेशों में से एक है। इसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड तथा पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान स्थित है, जबकि पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श नहीं करता। छत्तीसगढ़ का सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी किसके साथ छत्तीसगढ़ का सीमा नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ का सीमा महाराष्ट्र, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से तो लगता है, लेकिन बिहार से नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है बी होगा, बिहार। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। तो इन राज्यों में से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो है ये 9 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं टच करती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये इतने राज्य हैं। बाकी अगर आप वीडियो पॉज करके इन सभी राज्यों के भी सीमावर्ती राज्यों को देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। तो इन राज्यों में इन शहरों की बात करें तो सबसे पूर्व में जो है हैदराबाद हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, सी का अर्थ है लखनऊ। लखनऊ सबसे पूर्व में अवस्थित है, ध्यान रखें। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में तो राष्ट्रीय पार्क है ना, पखुई राष्ट्रीय पार्क है ना, दम्फा राष्ट्रीय पार्क है, तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है पंजाब से, इसलिए ये गलत है। भोपाल जो है उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में अवस्थित है, यानी 7 राज्यों वाली जो बात है ये गलत कहा जा रहा है। इस तरह आप एलिमिनेशन करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहोम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो देखिए असम जो है ना 7 राज्यों से घिरा हुआ है, इसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य बृहत्तम संख्या में राज्यों की सीमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य बृहत्तम संख्या में राज्यों की सीमाओं में लगा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन डी होगा, डी, क्योंकि डी जो है यानी असम ये भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें अलग अलग आंसर दिया गया है, परंतु अगर आप इसको फिर से अगर भारत के मैप पे ढूंढेंगे, पता करेंगे तो आपको असम इसका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है। तो इसका उत्तर जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है अधिकतम, ये उपर्युक्त तो जितने राज्य दिए गए इन सब में से सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा छत्तीसगढ़ की लगती है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हमने 40 मिनट के लेक्चर में भारत के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए राज्यों से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उनसे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है,
तो इसका मैं अभी आपको एक शॉर्ट नोट बनाकर तैयार कर दूंगा, जो अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि सेम डॉक्टर बीपीएससी के नाम से ही टेलीग्राम पे बनाया गया है। उस पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसका क्विक रिवीजन कर लें। और ये जो वीडियो है इसे आप 2 के स्पीड या 1.5 के स्पीड पे लगाकर एक पॉडकास्ट की तरह तेज़ी में सुनते जाएं, इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। बाकी एक काम और करें, आपकी भारत का नक्शा बनाएं, उस पे भारत के विभिन्न राज्यों को दर्शाएं, उसकी राजधानियों को दर्शाएं और उसके बॉर्डर्स को भी देखें कि उसके बॉर्डर कितने राज्यों से टच करते हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार को इस तरह अगर हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ये इस तरीके से, तो आप देखिए कि बिहार कितने राज्यों को टच करता है। तो इधर देखिए, इधर 1 हो जाएगा यूपी, इधर देखिए 2 झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल 3, बस 3 ही राज्य, और इधर चौथा ये हमारा नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इस तरह करके आप अलग अलग राज्यों के साथ भी ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 1-2 बार करने से सारा राज्य आसानी से कवर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो को देखें, रिवाइज़ करें, शॉर्ट नोट्स भी चेक करें। थैंक यू।